हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ का क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन बैंक है हमारा 2022 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा का सेकंड सिटिंग का प्रश्न है हमारे पास। और देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और किस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। देखो, बेहद ज़रूरी हो जाता है जब आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए तो एक बार क्वेश्चन बैंक करना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ज़्यादा बेहतर होता है और यह आपको आपके नंबर को निश्चित तौर पर जो है मार्क्स को बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में भी हमको जानकारी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखने वाले पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो ज़रा, यदि बहुपद 6x³ एक बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद है 6x³ माइनस में 11x² माइनस 3x और प्लस 2, ये एक बहुपद दिया हुआ है। अब देखो, ये बहुपद दिया है, कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। अब हमारे पास त्रिघातीय बहुपद है, तो इसका 3 शून्यक तो होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा हो सकता है या है। तो अल्फा बीटा गामा और तथा गामा अल्फा का मान क्या होगा, ये बोल रहा है हमको बताने के लिए। तो देखो, त्रिघातीय बहुपद का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये सबसे सरलतम रूप होता है अगर त्रिघातीय बहुपद को हम लिखने के लिए जाएंगे तब। अब यहाँ पर हमारे पास इस बहुपद का 3 शून्यक होता है, वो होता है अल्फा बीटा गामा। तो पहला जो गुणांक और शून्यक के बीच में जो संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a, ये पहला संबंध हो गया। दूसरा, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध होता है अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा, ये बराबर होता है c/a। तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का d/a। ये 3 संबंध हमारे पास है जो प्रश्न में पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा का मान क्या होगा। बेहद ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। इस वाले बहुपद में देखेंगे a का मान जो निकल के आता है, a का मान मतलब क्या, x³ का गुणांक। x³ का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 6 है, तो a बराबर 6, b बराबर -11, c बराबर देखेंगे -3 और d बराबर जो है यहाँ पर है 2। ABCD का मान हमको पता चल गया यहाँ से। अब हमको चाहिए क्या, ये वाला, यानी अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा, ये चाहिए। ये होता है हमारा c/a। तो c का मान यहाँ पर कितना है, -3 है, यहाँ से लिख लेंगे -3। a का मान है 6। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, ये बच जाएगा हमारा -1/2, अपना आंसर हो जाएगा। देखो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ माइनस 3 × x + 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान हमको बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, समझो बात को। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यदि बहुपद, हमारे पास सबसे पहले तो एक बहुपद दिया है। क्या है बहुपद, x² - 3 × x + 1 माइनस 5, ये एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इसका शून्यक दिया है अल्फा बीटा, ठीक है। इसका शून्यक अल्फा बीटा होता है, अगर हम इसका निकालेंगे तो कोई शून्यक निकलेगा, 2 शून्यक। पहले तो इतना बात देख लो, पहले तो हम बहुपद में बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं हमको पूछ क्या रहा है। सबसे पहला काम जो करना है, इस बहुपद को तोड़ लेना है। किस तरह से, जो भी गुना भाग है उसको कर लेना है। x² -3 को x से गुना करेंगे -3x, -3 को 1 से गुना करेंगे -3 और ये -5 है। अब इसको यदि आगे बढ़ाए तो x² -3x और -3 -5, ये हो जाएगा हमारे पास -8। तो ये हमारे पास जो है एक बहुपद निकल के आ रहा है। अब इस बहुपद में देखेंगे तो a का मान हो जाता है 1, x² का गुणांक कुछ नहीं है, जब गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 होता है। b का गुणांक यहाँ पर, यानी x का गुणांक यहाँ पर है -3 और c बराबर है यहाँ पर 8, यानी कि -8 हो जाएगा। ABC का मान पता चल गया। अब हमको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। b का मान -3 है, -1 पहले से लगा है, एक इसका माइनस आ जाएगा 3 और a का मान यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1 बराबर 3। इसी तरीके से अब निकाल लेना है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा c/a के बराबर। c का मान है -8 और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा -8 के बराबर। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाला है। क्यों निकाला है अभी पता चलेगा।
हमको पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालो। तो यहाँ से देख लेते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका मान हमको चाहिए। इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे, अल्फा बीटा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस, फिर 1 से अगर बीटा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 से अल्फ़ा को गुना करेंगे तो ये होगा अल्फ़ा प्लस 1 से 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखो हमारे पास है क्या, अल्फ़ा बीटा है, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा है प्लस 1 है। अब यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा है, अब अल्फ़ा बीटा का मान हमने क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकाला है हमने, -8 निकाला है, प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है, प्लस 1 है। अब देखो यहाँ से -8 और 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा -4 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। यानी अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान हमारा क्या निकला, -4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या रहे, आओ जरा बात कर ले। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो q का मान निकालिए। सबसे पहली बात तो हमको देखना है कि भाई बहुपद दिया क्या है हमारे पास। बहुपद है हमारे पास x² प्लस px और माइनस q, ये एक बहुपद हमारे पास दिया है। इस बहुपद में देखो, बहुपद से रिलेटेड जितना भी शून्यक और बहुपद के बीच में जो गुणांक पूछता है ना, वो रिलेशन, उस बारे में जितना भी क्वेश्चन होता है ABC तो हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो इस बहुपद में देखेंगे a का मान कितना हो जाएगा, 1, x² का गुणांक कुछ नहीं है 1 हो गया, b का मान देखेंगे यहाँ पर p हो गया, और c का मान यहाँ देखेंगे तो माइनस का q हो जाएगा। ये हमको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्यतिक्रम है। अब 2 घात वाले बहुपद है तो यहाँ पर कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। मान लो पहला शून्यक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में बोल क्या रहा है बाबू, प्रश्न में बोल रहा है ये कि शून्यक एक दूसरे के व्यतिक्रम है, यानी एक शून्यक जो होगा उसका व्यतिक्रम दूसरा शून्य का। व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है, व्यतिक्रम का मतलब यदि हम x का व्यतिक्रम लिखें ना, x का व्यतिक्रम यदि हम लिखने के लिए जाएंगे ये होता है 1/x, ठीक है। अगर 2 का व्यतिक्रम लिखने के लिए जाएंगे ये होगा 1/2। तो व्यतिक्रम का मतलब ये हो जाता है। अब 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो यहाँ पर क्या हम मान सकते हैं, अल्फा बराबर यदि हम m मान ले तो बीटा बराबर जो निकल के आएगा वो निकलेगा 1/m, क्योंकि पहला शून्यक क्या है, दूसरा शून्यक जो है पहले शून्यक का क्या है, व्यतिक्रम है। तो एक शून्यक m तो दूसरा शून्यक 1/m हो जाएगा। क्लियर है। चलो जी, अब हमको पूछ क्या रहा है, q का मान पूछ रहा है ना, q का मान पूछ रहा है ये वाला। तो q देखो किस में इन्वॉल्व होता है, q होता है अल्फा इंटू बीटा में इन्वॉल्व होता है, जो होता है c/a। अब अल्फा का मान हमने माना है m और बीटा का मान हमने माना है 1/m। c का मान देखेंगे ये है माइनस का q और a का मान है 1। ये क्या निकल के आ जाएगा, m से m हो जाएगा कैंसिल, माइनस q बराबर 1 निकल के आ रहा है, या इसको लिख सकते हैं q बराबर माइनस का 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो जी, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया सोल्व। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -2 और 6 घात वाला द्विघातीय बहुपद होगा, यानी जो शून्यक यहाँ पर दिया है -2 और 6 शून्यक वाला द्विघातीय बहुपद होगा, वो हमको ज्ञात करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाओ। चौथा नंबर में क्या दे रखा है, देखो मान लेते हैं हम अल्फा बराबर जो है क्या दिया हुआ है, -2 दिया है, बीटा बराबर जो दिया है हमको यहाँ से 6 दिया है। तो हमको बहुपद लिखना है ना, तो बहुपद लिखने के लिए जाएंगे सबसे पहले हमको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालो तो बाबू क्या हो जाएगा, अल्फा इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो वही तो होगा अल्फा प्लस बीटा। चलो -2 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 4। फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा -2 अगुने 6, ये होगा -12। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहाँ से निकल चुका है। द्विघातीय बहुपद लिखते हैं, द्विघातीय बहुपद लिखते हैं जब भी, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पर k कोई चर है। आवश्यकता अनुसार k का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, अधिकतर केस में k का वैल्यू 1 रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे k का k रहने देंगे, x² का x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है 4, तो ये 4 और इंटू x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -12। k का मान हम फिर 1 ले लेना है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 12 माइनस 12, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ये अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलो जी 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण है कि कितने हल है। अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर शायद आ जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म, हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। देखो किस प्रकार का है रैखिक समीकरण, 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, एक ये रैखिक समीकरण है। दूसरा है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 9y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इस रैखिक समीकरण में एक बात देखो, यहाँ से a1 का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा। a1 का मतलब है x का गुणांक कितना है, 2 है। b1 का मान यानी y का गुणांक -3 है। c1 का मान यहाँ पर 2 है। a2 का मान यदि यहाँ से निकालते हैं तो क्या होगा 6, b2 का मान निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगा -9 और c2 का मान निकालते हैं तो ये निकलेगा 5। देखो हल कितना है ये ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है हमारा, जो पहला समीकरण दिया हुआ है, जो दूसरा समीकरण दिया है, दोनों के गुणांकों का अनुपात लेना पड़ेगा। यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 कर ले। चलो जी a1/a2 करते हैं पहले। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 6, ये निकलेगा 2 तिया 6, 1/2। चलो ये हो गया। फिर b1/b2 कर ले, b1/b2 कर ले। b1 का मान है -3, चलो जी b2 का मान है -9, 3 तिया 9। अभी ये क्या हो गया, अच्छा ये 3 हो जाएगा ना, 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/3। अब अगर c1/c2 कर ले तो देखो c1 का मान 2, c2 का मान 5, 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्लियरली देख रहे हैं a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के 1/3 और 1/3 निकल रहा है। लेकिन क्या c1/c2 बराबर है इस दोनों के, है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये वाला कंडीशन आता है ना तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है क्या कह रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारे पास है kx प्लस 2y बराबर 5, ये दिया है समीकरण 1। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, kx प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास, कहाँ है, हाँ ये 3x प्लस y बराबर 1, 3x प्लस y बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहे पहले वाले समीकरण से, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहाँ पर पहले वाले समीकरण में देखेंगे a1 का मान कितना है, a1 का मान k है, b1 का मान कितना है 2 है, y का गुणांक 2 है और c1 का मान है -5। a2 का मान देखेंगे तो कितना निकल के आएगा 3, b2 का मान निकल के आएगा कुछ नहीं है, गुणांक y का 1 और c2 का मान निकल के आएगा -1। ठीक है, अब हमको अनंत ये अद्वितीय हल चाहिए। अद्वितीय हल का मतलब एक हल चाहिए। एक हल होने के लिए शर्त क्या है, एक हल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 का। अगर ऐसा होगा तो अद्वितीय हल होता है, वो पता है। चलो जी, तो a1/a2 का मान क्या है, ये है k/3। देखो a1 a2 k/3 बराबर नहीं b1/b2 यानी कि 2/1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा बराबर नहीं, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर नहीं 6 अपना आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा हमको टिक कर लेना है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखना है हमको, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी। 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखना है हमको। दो रैखिक समीकरण है हमारे पास, क्या है, दो रैखिक समीकरण है। देखो रैखिक समीकरण अगर हमारे पास होगा ना तो देखो यहाँ से एक बात क्लियर कर लेना है, क्लियर कट।
ये हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कितने प्रकार का प्राप्त होता है हमारे पास। अगर हम किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचे तो रैखिक समीकरण का ग्राफ 3 प्रकार का प्राप्त होगा। और ये होगा हमारा कैसा, एक तो एक दूसरे को कट करेगा किसी पॉइंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संपाती। तीसरा क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा से कहीं नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर। तो जब ग्राफ खींचते हैं तो इसी प्रकार का 3 ग्राफ हमको प्राप्त होता है, तीनों में से कोई एक ग्राफ प्राप्त होगा। अच्छा, जब इस तरह का ग्राफ कब प्राप्त होता है, जब हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तब हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ आता है। इस प्रकार का ग्राफ कब आता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इस प्रकार का ग्राफ आता है। इस प्रकार का ग्राफ आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस प्रकार का ग्राफ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है, जब इस प्रकार यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा तो कितना हल होगा, एक हल। जब संपाती होगा तो अनेक हल। जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखो 2 रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगी एक भी नहीं, 0, हलों की संख्या 0। 8 नंबर है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पर देख लेना है हमको 8 नंबर का आंसर। देखो एक ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है, एक ग्राफ हम इस तरीके से बना लेते हैं। y बराबर दिया है -4, यहाँ से देखो y बराबर -4 बराबर 0, इसका मतलब है y बराबर हो जाएगा 4, और y बराबर 4 मतलब ये y अक्ष पर कुछ ना कुछ मान होगा, 1 2 3 4। अब इसको खींचेंगे तो देखो ये कैसा आएगा, x अक्ष के समांतर आएगा। कैसा आएगा, x अक्ष के समांतर। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। वैसे भी हमको याद क्या रखना है, यदि y का मान दिया है, सिर्फ और सिर्फ y का मान पता है तो वो x अक्ष के समांतर होगा ग्राफ, और सिर्फ x का मान पता है तो वो y अक्ष के समांतर होगा। क्या हम बोले, अगर सिर्फ y का मान पता है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, सिर्फ x का पता है तो y अक्ष के समांतर होगा। जैसे एक ग्राफ और हम बात कर ले, ठीक है, यहाँ पर x -3 बराबर 0 है, तो मतलब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 2 3, अब यहाँ से मान लो 3 ये है, अब इसको खींचेंगे तो देखो ये क्या आ रहा है, y अक्ष के क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है ना, ये y अक्ष के क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 8वां हमारा खत्म हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आओ जरा देख ले। 2 समीकरण दिया है, 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर में 11। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर में दिया है हमारे पास -24। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इस समीकरण का पूछ रहा है हल कितना है, तो सिंपल सी बात है, इसका हल हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखो यहाँ पर गुणांक बराबर है, लुप्तीकरण विधि से हम हल कर रहे हैं, याद रखो। गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, तो नीचे में चिन्ह बदलेंगे चूंकि घटा रहे हैं। चलो ये 2x से 2x कैंसिल, माइनस में है प्लस में है, 4 3 हो जाएगा 7y, और ये होगा 24 और 11 35। y बराबर हो जाएगा 35/7 7 5 35, ये 5 आंसर हो जाएगा। y बराबर 5 आंसर हो जाएगा। y का मान देखो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 11। अब यहाँ से y बराबर निकाला, 2x + 3 इंटू यहाँ से हम ले लेंगे 5, y बराबर 5 बराबर 11। ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 15 बराबर 11। ये हो जाएगा 2x बराबर 11 - 15। 2x बराबर होगा कितना, -4, x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4, -2। तो x का मान हमारा -2 निकल गया। अगर देखेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, x का मान आ रहा है -2, y का मान आ रहा है 5। यही अपना आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा हमको टिक कर लेना है, या ऐसे भी दिया हो सकता है -2 5, ये भी तो दिया हो सकता है। दोनों में जो ऑप्शन होगा मार लेना है। ये हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन। देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है।
अब हमको बताना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। सबसे पहले बात, द्विघातीय समीकरण कौन होगा ये बात कर लो। द्विघातीय समीकरण वह होगा जिसका घात 2 हो, और घात 2 होने का मतलब क्या है कि चर का घात 2 होना चाहिए। ठीक है, चर का घात 2 होना चाहिए। और जरा बात कर लेते हैं, पहला जो दिया है ऑप्शन 10 नंबर में, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये है x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर बराबर में है 2 × x - 3, ये है ए नंबर का। चलो जी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ये होगा 2x और -6। अब अगर इसको हम इधर लेकर के आ जाए, x² का x² हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में 2x से 2x ख़त्म हो जाएगा। अब ये बचेगा +1 और ये इसको लाएंगे तो +6 हो जाएगा, यानी कि x² + 7 आ रहा है। अब बताओ घात यहाँ पर 2 है कि नहीं है, मतलब ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। चलो जी दूसरा नंबर का चेक कर ले, बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है हमको x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद दिया है +1 बराबर 2x - 3, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x² हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, -2 दूना 4x हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ा हमने, 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो x² तो कहीं जाने वाला नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से x² ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x को इधर ले 4 - 4x + 1, इसको ले आएंगे तो -2x, इसको इधर ले आएंगे तो +3। अब कर लो सॉल्यूशन कंप्लीट, ये हो जाएगा हमारा x² -4x - 2x -6x। ठीक है, अब 4 और 1 5, अब 5 3 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8। तो बताओ यहाँ पर घात 2 है कि नहीं है, घात यहाँ भी 2 है, मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। सी नंबर ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 10 नंबर, x - 2 x + 2 x - 2 x + 2 बराबर है x - 1 और x + 1 के, इसके बराबर है। देखो a - b यानी a² - b² के फॉर्म पे आएगा, तो ये होगा x² - 4, ये होगा x² और प्लस में ये हो जाएगा 1, a - b a + b। तो यहाँ देखो x² का यदि उठा करके इधर ले आएंगे तो ये x² प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें कुछ बच ही नहीं रहा, तो ये जो यही ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर, 11 नंबर। आ जाओ जी 11 नंबर का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। बिंदुओं 2 और -2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। देखो ये एक रेखा दिया है हमारे पास इस प्रकार से, मान लो एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, यहाँ पर कोई बिंदु है P। ठीक है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं XY है। ठीक है, तो ये A का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2 - 2, B का निर्देशांक यहाँ पर -2 और 2। हमको निकालना है P, यानी मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाता है x बराबर यहाँ से x1 + x2/2 बराबर y1 + y, और y बराबर जो होता है वो क्या होता है, y1 + y2/2। x1 का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, प्लस x2 का मान यहाँ से -2 दे रखा है, /2। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y1 का मान कितना दे रखा है, -2, प्लस y2 का मान दे रखा है 2/2। अब देखो यहाँ से 2 - 2 करेंगे 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 करेंगे 0/0, तो ये 0 और ये भी मान जो है 0 हो जाएगा। यानी x और y दोनों का मान क्या हो रहा है, 0 0 0 0 पर क्या होगा, ये दोनों रेखा जो है ये इसका मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करना है क्या हमको, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 0 4 0 और 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है। ठीक है,
त्रिभुज हमारे पास है क्या बाबू? त्रिभुज ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से देख लो त्रिभुज के निर्देशांक क्या है? ए का है 0 0, बी का निर्देशांक क्या दे रखा है? 4 0 और सी का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 0 1। ठीक है, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो जी, अब ये क्षेत्रफल हमारे पास दिया है हाफ का हाफ, x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y2 माइनस y3 करना है, तो y2 का मान है 0 और y3 का मान है यहाँ से 1। चलो जी, ये हो गया हमारा प्लस। अब करना है हमको x2, तो x2 का मान है 4 इंटू x2 में क्या करना है? y3 माइनस y1 करना है, तो y3 का मान 1 है और y1 का मान कितना है? 0। y1 का मान 0 प्लस x3 देखेंगे तो 0 है। अब करना है हमारा y1 y2, y1 का मान कितना है? 0 और माइनस y2 का मान भी है 0। देखो y1 का मान 0, y2 का मान 0। ये हो जाएगा हमारे पास 0 को 1 से घटाएंगे और गुना करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 और 0 में से 0 घटा के 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। चलो जी, हाफ 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है। देखो त्रिभुज के बारे में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है हमारा ये। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखो किसी त्रिभुज के केंद्रक 3 0 और उसके 2 शीर्षों 2 3 और 1 - 4, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? शीर्ष का मतलब ये हुआ कि ए बी और सी क्या है? 3 शीर्ष है। क्या है? ए बी सी यहाँ पर 3 शीर्ष हैं। केंद्रक किसको बोलते हैं? अगर यहाँ से सामने वाली भुजा पर कोई लंब डाला जाए इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये होता है केंद्रक। अब ये पॉइंट हमको दिया है कितना? ये दिया है हमको 3 0, इतना दे दिया है। उसके 2 शीर्ष 2 3 है। एक शीर्ष मान लो ए है, ये 2 3। यहाँ पर ये बी शीर्ष जो है ये है 1 - 4 और सी शीर्ष जो है वो हमारे पास नहीं है, तो इसको x y मान लेते हैं। ये हमको ज्ञात करना है। ये केंद्रक बराबर फॉर्मूला हम देखेंगे। केंद्रक बराबर जो फॉर्मूला होता है, केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रक का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है हमारा, इसके बारे में देख लेते हैं। ये होता है हमारा x1 + x2 + x3 बट्टे में 3, ये होता है हमारा x। ठीक है, दूसरा होता है y1 + y2 + y3 बट्टे में 3, ये होता है हमारा y। ये केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले का ले x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो x1 का मान यहाँ पर देखेंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, चलो। और केंद्रक का तो हमको पता ही है, x के जगह पर क्या है? 3 है, y के जगह पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x1 का मान, इस वाले फॉर्मूला देखेंगे, x1 का मान क्या है? 2 प्लस x2 का मान क्या है? 1 प्लस x3 का मान क्या है? यहाँ से x3 का मान नहीं पता, ये हो जाएगा x3 बट्टे में 3 बराबर x का मान कितना है? 3 है, बराबर 3 यहाँ से हमको रख लेना है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा? 2 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस x3 बराबर कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होता है 9। यहाँ से देखेंगे तो ये निकलेगा x3 बराबर निकल के आएगा हमारा 9 में से 3 बराबर 6। तो x3 बराबर हमारा निकल गया 6। दूसरा वैल्यू हमको यहाँ से देखना है, y1 + y2 + y3 बट्टे में 3 हो जाएगा, बराबर y है। अब y1 का मान यहाँ पर 3 है प्लस y2 का मान यहाँ पर कितना है? -4 है प्लस y3 हमारे पास नहीं है, बट्टे में 3 बराबर y का मान यहाँ से हमारे पास केंद्रक का 0 है। ठीक है,
यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 है 3 है तो -1 हो जाएगा, प्लस y3 बराबर 0, y3 बराबर हमारा अगर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1। तो इस तरीके से ये जो हमारा इसका निकल रहा है x3 का कोऑर्डिनेट निकल रहा है हमारा 6 और इसका निकल रहा है 1, तो ये 6 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। बिंदु -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी क्या है, आओ देख लेते हैं। 14 नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु है हमारे पास, मान लेते हैं ये A है ये B है, ठीक है। -1 3 -1 और 3 है और B बराबर जो है -5 7, यहाँ पर दिया हुआ है -5 7। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कितना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या बताता है, ये देखो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से देखेंगे दूरी सूत्र, यानी कि हम यदि ए बी निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है हमारा। यहाँ देखेंगे x1 का मान कितना है, -1, माइनस यहाँ से x2 का मान -5 है, -5 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ से -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, -1 प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस 7 में 3 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर √अंडर 5 में से घटाएंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर तो है ही। यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा 4 चौके 16, 16 16 हो जाएगा √अंडर 32, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, √अंडर 32 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा हमारा आंसर 4√2, है ना। चलो जी 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेना है, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु x1 और y1 x2 y2 इस प्रकार से हमारे पास, ये मान लो x1 y1 है, ये a मान लेते हैं, ये है x2 y2, ये b मान लेते हैं, को मिलाने वाली रेखाखंड m/n में। अब एक बिंदु है जो m/n में जो है वो विभाजित यहाँ से हो रही है, ये रेखा m/n में यहाँ से विभाजित हो रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको पूछ रहा है। करने वाले बिंदु का निर्देशांक यानी इसका कोऑर्डिनेट हमको पूछ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, x बराबर हो जाएगा m1, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टे हो जाता है m प्लस n, ये हो जाता है। साथ ही साथ y वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाले में देखेंगे हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस तरीके से कोई दो बिंदु है उसको कोई m और n जो है विभाजित कर रहा है तो x का जो वैल्यू होगा वो mx2 प्लस nx1 प्लस बट्टे m प्लस n, y का होगा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। जब हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहाँ पर हम डिस्कस विस्तार से करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, शंकु के बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शंकु क्या होता है, इस तरह का जो पिक्चर होता है इसी को हम लोग, या जो भी आकृति होती है इसको हम शंकु बोलते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ये ऊपर वाला क्षेत्रफल जो है ना, ये कितना है 880 वक्र पृष्ठ किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर शंकु के, चूँकि शंकु बता दी इसलिए हम लिखे नहीं है, 880 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, r बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकाले। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो है वो हो जाता है πr/l, क्या हो जाता है πr/l हो जाता है, याद रखना ध्यान से, ठीक है।
डिवीजन करते रहो तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये हो जाता है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ दिया कितना है हमको, कितना दिया है 880 ना। चलो तो ये 880 शंकु के वक्र पृष्ठ के जगह पर रख देते हैं, होता है हमारा पाई आर एल। पाई और आर तो हमको दे रखा है 14, तो 14 रख लेंगे, एल का मान यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 880 बराबर पाई का मान होगा 22/7 गुने 14 इंटू एल। कोना कोनी गुना करो बुआ, कोना कोनी गुना कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 880 और कोना कोनी गुना करेंगे गुने में 7, ठीक है, बराबर 22 गुने 14 गुने एल। अब यहाँ से अगर एल का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर गुना में है, ये दोनों जाएगा इधर में भाग में हो जाएगा 880 गुने 7 बट्टे 22 गुने 14, ये हो जाएगा। चलो जी, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44 दूना 18 440, और ये होगा 22 दूनी 44, ये हमारा निकल के आ रहा है 220। कितना निकल के आ रहा है 220, यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। तो यहाँ पर देखो त्रिज्या अलग अलग हो सकता है लेकिन ऊंचाई यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर अगर देखो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या यदि हम आर रखें, दूसरे बेलन की त्रिज्या हम छोटा आर रखें, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 17 नंबर ना 9:16 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो छोटे बेलन का आयतन निकलेगा वो निकलेगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच, और बड़े बेलन का आयतन निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि एच जो है वो दोनों सेम ही है ना, एच बराबर है, पाई बराबर होगा, सिर्फ आर डिफरेंट होगा, तो आर को डिफरेंट हमने रखा है। अब ये है हमारे पास 9/16, क्या है 9/16 है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर बट्टे आर का स्क्वायर बराबर 9/16। यहाँ से देखेंगे आर बट्टे आर, चलो जी अब यहाँ पर रूट लगा लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से निकल के आएगा आर बट्टे आर बराबर 3:4। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 3:4 आएगा। अब इतना छोटी बात बोलोगे तो बताएंगे। तो आर बट्टे आर बराबर 3/4 निकल के आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है हमारे पास, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ, यहाँ पर बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है यहाँ निकालेंगे 2 है ना, ये निकलेगा 2 पाई, छोटा बेलन का 2 पाई आर एच, बड़ा बेलन का 2 पाई आर एच, ये निकलेगा हमारा। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा आर बट्टे आर, यानी कि जो आयतन वक्र पृष्ठ का अनुपात जो होगा वो आर बट्टे आर होगा, जो हमने अभी निकाला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4, मतलब 3:4, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलो जी 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक शंकु है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु है इस तरीके से, इसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे ना, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा क्या चीज़, ये हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल में तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब इसके लिए हम लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है। अगर इसको हम देखें तो ये होगा पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, ये होता है शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है देखो, 18 वर्ग मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। अगर त्रिज्या बराबर आर ले, त्रिज्या यदि आर हो, ठीक है, तो एल बराबर जो दिया है वो दिया है 2r, ये प्रश्न में बोला जा रहा है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। तो दुगुनी है तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है, 18 है, कितना है 18 है। तो यहाँ देखो पूर्ण सतह का क्षेत्रफल तो हमने क्या निकाला, ये निकाला है। चलो शंकु के पूर्ण सतह
सतह का क्षेत्रफल, ये प्रश्न में दे रखा है 18 है, जैसा कि हमको पता है। अब हमने क्या बोला कि हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है पाई आर और एल प्लस आर, ये बराबर फॉर्मूला है 18, यहाँ से हो जाएगा। अब त्रिज्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या तो आर ही रहने वाला है, लेकिन एल का मान यहाँ पर 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, प्लस यहाँ पर r है 18। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा हमारा पाई आर और 2r और r, 2r और r क्या हो जाएगा, 2r और r को गुना 2r और r, तो ये हो जाएगा 3r गुना 3r बराबर 18। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटते हैं, अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, जरा बता दो हमको, गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3 छाके 18 और ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ये 3 छाके 18 काट दिए और ये बच गया हमारे पास पाई का पाई, आर इंटू आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका आधार वृत्तीय होता है। अब बोल रहा था आधार का क्षेत्रफल निकालो, तो आधार का क्षेत्रफल कितना निकल गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 निकल गया। देखेंगे अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर गोला में क्या है, पाई तो एक ही, पाई का मान तो सेम रहने वाला है, लेकिन सिर्फ हमको आर का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक का 8 है, दूसरे का 27 है, इतना हमको लेके चलना है अभी के लिए, बस यही समझो। तो चलो, छोटे वाले गोले की त्रिज्या अगर हम आर माने और बड़े वाले गोले की त्रिज्या यदि हम बड़ा आर माने, तो छोटे वाले गोले का आयतन निकालेंगे ना, छोटे वाले गोले का आयतन निकालेंगे तो ये निकलेगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला। और बड़े वाले गोले का आयतन निकाले तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकलेगा। और ये आयतन हमको दिया कितना है, ये आयतन दिया है हमारा 19 नंबर में 8:27। कितना दिया है, 8/27, यानी 8:27 दिया है। 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, ये हमारे पास बच रहा है r क्यूब बट्टे r क्यूब। r क्यूब इसको लिख सकते हैं हम r/r का क्यूब बराबर 8/27। अब अगर हम लिखे r/r लिखेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ये 3 आ जाएगा यहाँ, और ये होगा 8/27। अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा हमारा 2/3, 2/3 निकल के। कैसे निकल के आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 1 2 बाहर, इसका फैक्टर करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 होगा, 1 3 बाहर, तो यहाँ से r/r बराबर 2/3 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है हमारे पास, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखो, त्रिज्या r है, एक का दूसरे का r है, तो एक गोले का यानी छोटे वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर हमारे पास आर बट्टे आर का मान कितना है, 2/3, तो आर स्क्वायर आर बट्टे आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 4/4/9, यानी कि 4/9 अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलो जी, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास क्या होगा। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन को टच कर ले। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये गोला है ना, पृथ्वी है, वह पृथ्वी भी गोला ही है। तो यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 616 के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 616/4, यही दिया है,
चलो जी 616 में अपने को 4 से अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 4 एक हैं 4, 6 में 4 2, 4 पंचे 20, 1 6, 4 चौके 16, 154 हो जाएगा। ये अपने पास निकल के आ रहा है 154। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 गुने आर स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं। ये हो जाएगा 154, कोना कोनी गुना कर लो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 154 और नीचे में देख लेंगे हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 22 सत्ते 154। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल के आ रहा है, अगर आर स्क्वायर बराबर देखेंगे तो निकल के आएगा 7 गुने 7, या आर बराबर देखेंगे तो √7 गुने 7, एक साथ बाहर आएगा। तो आर का मान यहाँ से हमारे पास 7 आ रहा है। और व्यास पूछ रहा है ना, तो डी बराबर क्या होता है 2r, यानी डी बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या यहाँ 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपना आंसर। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। देखेंगे 21 नंबर को क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है युगपत रैखिक समीकरण के निकाय, 2 निकाय दिया यानी 2 समीकरण है, a1x प्लस b1y बराबर c1 है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर में c2 है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरण हैं। अब क्या कह रहा है देखो, के अनगिनत हल प्राप्त होंगे यदि। अब अनगिनत हल के लिए हमारे पास शर्त क्या होता है ये देख लो। ये होना चाहिए हमको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस तरीके से गुणांकों के बीच में संबंध होता है तो समीकरण का कितना हल होता है, अनेक हल होता है या अनगिनत हल होता है। तो इसको बोल देंगे हम अनेक या अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल के लिए शर्त, हल के लिए शर्त, ये हमारा हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु है। तो इसको हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो इस प्रकार से हमारा बन गया त्रिभुज ABC। अब देखो त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु, इस तरीके से देखते हैं हम। D, एक बिंदु D है, दूसरा बिंदु E है, इस तरीके से। यहाँ पर दिया है DE समांतर BC। पहला बात तो ये है कि DE समांतर BC है। अब दिया क्या क्या ये देख लो, हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे AD बराबर 4, ये AD ये मान दिया है हमारे पास 4 cm। देन हमारे पास DB बराबर x-4 दिया है, ये x-4 है DB। फिर AE बराबर 8 दिया है और उसके बाद EC बराबर 3x-19, यह है 3x-19। तो ये हमारे पास फाइनली दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है यहाँ से x का मान निकालने के लिए। कैसे निकाल सकते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि DE समांतर BC है, और जब किसी भी त्रिभुज में इस तरीके से कोई रेखा खींचा हो और DE समांतर, कोई रेखा समांतर हो ना तीसरी भुजा के, और 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या करता है, शेष जो जिस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है ना त्रिभुज के, जिन भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है उसको समान अनुपात में विभाजित कर देता है। कहने का मतलब नहीं समझ में आया तो अब समझो। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के। क्यों हो जाएगा, ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, या आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से। AD का मान देखो 4 है, DB का मान x-4 है बराबर AE का मान 8 है और EC का मान है 3x-19। ठीक है, AD 4, DB x-4, AE 8 और EC 3x-19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, ये हो जाएगा हमारा 4 × 3x-19 बराबर 8 × x-4। इसको गुना कर लेंगे, 4 × 12x-19 चौके 76 बराबर, ये हो जाएगा 8x और ये होगा -32। इस 8 को उठा के इधर लाएंगे, ये 12x माइनस हो जाएगा 8x, और 76 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये होगा -32 प्लस 76, 32 हो जाएगा प्लस 76। अब 12x में से 8x घटाएंगे तो कितना होगा, 4x बराबर, अगर 76 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 2 4 और 7 में से 3 4। ठीक है,
अब देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 4x बराबर 44, इसका मतलब x बराबर 44/4 बराबर हो जाएगा हमारे पास 11 चौके 44। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला, 11। समझ में आया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर हो गया हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन भी क्या है हमारा, त्रिभुज से ही रिलेटेड है। देखो, दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 वर्ग सेंटीमीटर है। अब की बार हमारे पास दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। कौन कौन सा देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है, इस तरीके से। ठीक है, ABC, दूसरा है PQR, और यहाँ से ये होगा ऊंचाई। दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 व 49 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये देखो, ये हो गया हमारे पास मान लो P और ये हो गया Q। त्रिभुज ABC की ऊंचाई AP है, त्रिभुज PQR की ऊंचाई Q तो ये है, इसमें PM मान लेते हैं, PM है। क्या है, PM है। चलो जी, अब रिलेशन जो होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका अनुपात ले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये बराबर होता है AP, अरे P ना लो, यहाँ से भी हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, कुछ N ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास AN बट्टे, यहाँ से होगा PM, AM बट्टे PM का स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। ये रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और आधा, ये ऊंचाई दो त्रिभुज के ऊंचाइयों के बीच। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज होगा और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो वो उसके ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमको याद रखना है। अब हमारे पास दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 81 है। देखो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 81 है वहाँ पर, और दूसरा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 49। ये हो जाएगा हमारे पास AN बट्टे PM का स्क्वायर। अगर यहाँ से लिखते हैं AN बट्टे PM, अगर हम मान लो यहाँ भी वर्गमूल लगा ले, यहाँ भी वर्गमूल लगा ले, तो अब होगा क्या, अब निकल के आएगा AN बट्टे PM बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 81 का क्या आ जाएगा 9 और 49 का आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास अनुपात निकल के आ रहा है AN बट्टे PM का। अब देखो रियलिटी में क्या है कि ये नंबर जो है ना अनुपात है दोनों का, हकीकत में इसका मान नहीं है ना। तो अभी देख लो, अभी हमारे पास दिया क्या है, यहाँ से देखो ऊंचाई, यहाँ से दिया है त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 है। ठीक है, त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है 4.5, और त्रिभुज ABC की ऊंचाई है यहाँ पर AN, क्या है AN। तो यहाँ पर हमारे पास AN बट्टे PM बराबर निकल के आया है कितना 9/7। AN की ऊंचाई दिया है कितना 4.5, तो ये ले लेंगे 4.5 बट्टे PM बराबर 9/7। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। चलो जी, ये हो जाएगा 9 PM बराबर 4.5 गुने में 7। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास PM बराबर 4.5 गुने 7, यहाँ से 9 हो जाएगा, 4.5 है, 2 बार में कट जाएगा, 7/2 आ रहा है, मतलब ये आएगा हमारा 3.5। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 3.5। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये एक 6 होगा और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर होगा। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और ये विकर्ण है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ABCD, ये याद रखना है, दो विकर्ण है। देखेंगे ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, ये याद रखो। अब चारों भुजा इसका AB, BC, DC और AD, ये क्या होगा इक्वल होगा। कोई एक भुजा निकालेंगे तो सारा भुजा निकल जाएगा। इसके अलावा हमको दिया क्या है इसमें AC बराबर 6 सेंटीमीटर
और DB बराबर जो है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात और याद रखना है यहाँ से, समचतुर्भुज जो है विकर्ण पर क्या करता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है जहाँ वो एक दूसरे को काटेगा। मतलब O पर काट रहा है ना, तो O पर काटने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4। यानी कि हम देखेंगे त्रिभुज OAB में OB बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये काटेगा आधा हो जाएगा 4। और इसी तरीके से अगर OA निकाले तो ये हो जाएगा कितना 3। ये बात तो हमको पता चल गया। हमने क्या कहा, समचतुर्भुज का विकर्ण जहाँ भी एक दूसरे को काटेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देगा, यानी बराबर बराबर 2 भाग में बांट देगा। मतलब यहाँ पर कट रहा है तो OB और OD बराबर हो जाएगा 4 4, OA और OC बराबर हो जाएगा 3 3। तो ये OA हमारे पास आ गया कितना 3 और OB आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात है, जहाँ पर भी समचतुर्भुज का विकर्ण काटता है ना वहाँ पर समकोण बनाता है। तो ये कोण क्या बन गया, हमारा समकोण। तो इस तरीके से देखते हैं, त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ तो पता है OAB में OB बराबर 4, OA बराबर 3, मतलब सामने का भुजा क्या है, कर्ण है। और कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान है यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। इस तरीके से देखेंगे 16 9 25, हमारे पास जो निकल के आएगा 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 24 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन अपने को देखना है क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप, देखो यहाँ से दो समरूप त्रिभुज बना ले, छोटा सा ही सही लेकिन बना लेते हैं। ABC दूसरा त्रिभुज है PQR, है ना। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये बात हमको पता है। ठीक है, दूसरा जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है यहाँ पर ना, और परिमाप इसका 36 और 24 है ना। त्रिभुज ABC में चूंकि परिमाप दिया, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ से हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बराबर हमको दे दिया है कितना, इतना दिया है 36। साथ ही साथ हमको दे दिया है PQ प्लस QR प्लस PR, ये दिया है हमको 24। ठीक है, दो चीज़ हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, चूंकि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगी। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। तो देख लो, भुजा समान अनुपात में कर लेते हैं। कैसे, AB बट्टे हो जाएगा PQ, BC बट्टे हो जाएगा QR और AC बट्टे में हो जाएगा PR के। ठीक है, समझ में आया। चलो जी, अब इसके बराबर हम मान लेते हैं x, मतलब जो भी इसका अनुपात निकल के आ रहा होगा वो x निकल के आ रहा है अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसके बराबर में x यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं क्या, AB बराबर इसको गुना करेंगे PQ को x से, ये हो जाएगा x इंटू PQ। देन हमारे पास BC बराबर लिखेंगे तो कोना कोनी गुना होगा QR, ये हो जाएगा x इंटू QR। देन इसी तरीके से AC बराबर अगर लिखते हैं तो PR से गुना होगा x का, ये होगा x इंटू PR। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखो क्या करने जा रहे हैं, AB, अब लिखे AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AC, अगर ये कर ले तो क्या आएगा इसके बराबर, ये आ जाएगा x इंटू, या हाँ ये आ जाएगा x इंटू PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, क्योंकि x सभी में तो x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, यहाँ से देखो, अब हमारे पास AB BC और AC का वैल्यू कितना है 36 बराबर
पी क्यू क्यू आर और पी आर का वैल्यू है 24, तो x इंटू हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 36 बट्टे में 24, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 6 चौके 24, 3 तिया 9, 2 तिया 6, यानी कि x का मान जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3:2। अब इसका मतलब क्या है x का अनुपात? इसका मतलब ये है कि इन जो भुजाओं में जो अनुपात होगा वो 3:2 का, यानी त्रिभुज ए बी सी की भुजा और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा का अगर अनुपात लेते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए सी बट्टे पी आर, तो अनुपात हमको कितना निकलेगा? 3/2 निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास दिया क्या है, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से देख लेते हैं पी क्यू किधर इन्वॉल्व है, ए बी बट्टे पी क्यू हमारे पास दिया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये दिया हुआ है ना। तो अनुपात तो सबका कितना निकलने वाला है? 3/2 ही निकलने वाला है। ए बी का ए बी रहने देते हैं और पी क्यू का हम ले लेते हैं कितना, पी क्यू का हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 10, और अनुपात निकलने वाला है 3/2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2AB बराबर 10 तिया 30, 10 तिया 30। ए बी बराबर यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 30/2, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 15, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन देखना है हमको। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से r और r है। 26 नंबर ये वाला, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, जिसकी परिमिति क्या होगी? अब ये परिमिति पूछ रहा है। देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। अब अगर इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। हमारे पास दिया क्या है यहाँ पर? हमारे पास दिया है 24 नंबर में क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, मतलब ए हमको पता है, ये है हमारे पास 4√3 बराबर √3/4, और ये हम ले लेंगे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के जगह पर हमने जो क्षेत्रफल दिया था वो हमने रख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोना को निगुना हो जाएगा, 16√3 बराबर √3 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आ जाओ, इसको देखो, ये दोनों गुना में है यहाँ पर, √3 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 16√3, और ये चलाएगा भाग में बट्टे में √3। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से अगर रूट लगा ले, यहाँ से रूट लगा ले, तो हमारे पास जो भुजा बराबर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 16 का वर्गमूल 4। अब भुजा बराबर 4 निकल के आया है, परिमाप पूछ रहा है, तो अब हमने क्या कहा, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, तो परिमाप बराबर क्या होगा? 4 + 4 + 4, ये हो जाएगा हमारा 12 cm, ये आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का समझ में आ गया। चलो जी 27 नंबर देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वृत्त है हमारे पास, इस तरह से एक वृत्त है, वृत्त नहीं अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, ये इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो बता रहा है भाई साहब इसका परिमिति बता दो कितना होगा। तो परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होगा? देखो, वृत्त की परिमिति होता है 2πr, अगर अर्धवृत्त की करेंगे तो यहाँ से हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा इसका परिमिति निकल जाएगा, ये वाला क्षेत्र का परिमिति निकल जाएगा। अगर हाफ करते हैं तो ये वाले का निकल जाएगा, ये निकल जाएगा πr, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकल जाएगा πr। और परिमिति बोलते किसको है? परिमिति बोलते हैं किसी भी क्षेत्र को पूरी तरीके से घेरने में जो लंबाई लगती है उसी को परिमिति बोलते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तो πr निकल गया, अब ये r है और ये r है ना। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा πr + r। देखो r यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास πr + 2r, ये अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे
आर कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, पाई प्लस 2। कुल मिला के हमको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये याद रखना है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर आर इंटू पाई प्लस 2। ये हमने पूरा बता दिया उसको। चलो जी, अब आर का मान बोल रहा है 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू पाई प्लस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 इंटू पाई प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। एक अर्धवृत्ताकार वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः आर एवं आर है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय मतलब क्या होता है, छल्ला। 28 नंबर, ये देखो एक वृत्त है, इस प्रकार से अगर वृत्त रहे, इस प्रकार से यहाँ तक की त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बड़ा वाला आर है, तो इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वाले वलय का क्षेत्रफल निकालोगे ना, वलय का क्षेत्रफल ये हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ा त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या का स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इस दोनों में से जो भी आंसर होगा उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखना है हमको। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से एक वृत्त दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और क्या कह रहा है, एक वृत्त का यहाँ से किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से एक केंद्र है ओ, यहाँ से एक खींचा गया है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी बताया गया है 3 सेंटीमीटर, यही बता रहा है। ये इसका हो गया व्यास, ठीक है, ये इसका हो गया व्यास। तो अब बता रहा है हमको व्यास निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है, यह एक जीवा है और केंद्र से जीवा की दूरी है 3 सेंटीमीटर। एक बात यहाँ से हमको ध्यान रखना है क्या, कि केंद्र से जीवा पर जो रेखा खींची जाती है वो पहली बात तो लंब होती है, जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। दूसरी बात, वो जीवा को 2 भागों में बांट देती है, मतलब अगर ये पूरा 4 है तो ये 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये 4, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे इस त्रिभुज में, मान लो ये ओ ए और ये बी मान ले, तो ये है ना क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी में ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर हम ओ ए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर लिख सकते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 न हो जाएगा रूट अंडर 25 और ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5। तो ये हमारा क्या निकला, ओ ए बराबर 5, और ओ ए है क्या, त्रिज्या है, पूछ रहा है व्यास, यानी डी पूछ रहा है, डी बराबर होता है 2r, 2 इंटू आर का मान है यहाँ से 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ओ ए कहाँ से आ गया, ये दिमाग में आ रहा है क्या, अच्छा ओ ए कहाँ से आ गया, देखो ओ ए कहाँ से आ गया, ये समकोण त्रिभुज है ना, कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुआ। चलो जी 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। चलो जी देखो, 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यहाँ पर। मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r, है ना, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मानते हैं r। अब इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर और बट्टे में पाई आर स्क्वायर, और ये दिया है 9/4, ये कट जाएगा, आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बच रहा है। यदि आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बच रहा है, ये बच रहा है 9/4, दोनों तरफ वर्ग का साइन ले ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बट्टे आर बराबर हो जाएगा 3/2। अब देखो आर बट्टे आर क्या निकल के आ रहा है, 3/2 आ रहा है। परिधि का अनुपात देख ले, चलो परिधि का अनुपात, तो हमने क्या माना, एक का आर माना है त्रिज्या, दूसरे का आर, तो पहले का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, दूसरे का परिधि हो जाएगा 2 पाई छोटा वाला आर, कट गया, तो हमको आ रहा है ये आर बट्टे आर, और आर बट्टे आर हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कितना, 3/2, तो ये हो जाएगा 3:4।
3/2 मतलब 3:2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से, जो भी आगे का क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।